Okay, buoyancy. Have you ever had a swim in the pool and felt lighter? ये तो आपको पता होगा, जिन जिन लोगों ने जो जो लोग एक बार कम से कम एक बार पानी में उतरे हैं, कम से कम एक बार स्विमिंग के लिए, तो उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जब कभी भी आप पानी में जा रहे हैं, अंदर अंदर स्विमिंग पूल है बड़ा सा, उस बड़े से स्विमिंग पूल में जब आप पानी के अंदर जाएंगे, ठीक है, पानी के अंदर जाएंगे तो आपका जो आपको वेट अपना महसूस, वो हल्का लगेगा अपने आप में। ठीक है, ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखेंगे अगर आप, जो वेट होता है वो हमेशा ऐसे एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? ऐसे। ठीक है, मान लो आपका वेट है 100 न्यूटन, मान लो आपका वेट है 100 न्यूटन, आपका फोर्स हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। आपका जो वेट फोर्स ही है, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और ये है एक बायंसी फोर्स जो कि फ्लूइड लगाता है। कौन लगाता है? फ्लूइड लगाता है। फ्लूइड क्या होता है? गैस एंड लिक्विड दोनों को फ्लूइड कहते हैं। याद रहे, गैस और लिक्विड दोनों को फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड का मतलब कुछ लोग सिर्फ पानी या फिर लिक्विड समझते हैं। भाई, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं। तो बॉयंसी फोर्स नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मान लो जो इसका फोर्स है वो है 35 न्यूटन, तो आपका नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, बॉयंसी ऊपर से 35, नीचे से 35 लगा रहा है। तो इसका मतलब आपका वेट आपको कितना महसूस होगा? हैं? क्या आपको 65 न्यूटन वेट फील होगा कि नहीं होगा? 100 - 35 होगा। तो बस यही बात है, आप अपने आप को हल्का सा महसूस करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स थोड़ा मैंने पहले बता दिया बस। ठीक है, हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर? जैसे ही पानी के अंदर, जब वो पानी के अंदर होती है, ऐसे पानी है, वाटर लेवल है, इसके नीचे बकेट है, इसके अंदर पानी भर गया है, लेकिन वो फिर भी हल्की दिखती है ना? ऐसे करके जो बकेट है, आप जो ऊपर खींच रहे हैं इसको, जब ये पानी के अंदर है तब बहुत हल्की दिखेगी, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगी बहुत भारी हो जाती है। पानी यहाँ भी था और पानी अंदर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बॉयंसी फोर्स लग रही थी इस तरह से। ठीक है ना, इस वजह से इसका वेट हल्का लग रहा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। When it is out of, have you ever wondered why ship made of iron and steel does not sink in the sea water, but while the same amount of iron and steel in the form of sheet would sink? ठीक है, इतना बड़ा शिप जो है सिंक नहीं करता। These questions can be answered by taking buoyancy in consideration। ठीक है, अब ये टेक एम्प्टी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, ये है वो है, पूरा ये सब करेगा। सुनो यहाँ ध्यान से। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा कहाँ की तरफ? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यही है वेट। ये वेट की ही बात कर रहा है। ठीक है, so the bottle is pulled downwards, but the water exert an upward force on the bottle, thus the bottle is pushed upwards. We have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth। ठीक है, when the bottle is immersed, the upward force exerted by, याद रहे एक upward force लग रहा है हमेशा, an upward force is exerted by the water on the bottle is greater than its weight, therefore it rises up when released। अगर वेट और बायंसी में वेट ज़्यादा है तो आपको क्या दिखेगा कि वो नीचे डूब गया चीज़। नेट इफेक्ट कहाँ दिखेगा आपको? नेट जो इफेक्ट होगा वो नीचे की तरफ ही दिखेगा। और अगर वेट और बायंसी में बायंसी ज़्यादा है तो आपको जो नेट इफेक्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा? ऐसे ऊपर की तरफ दिखेगा। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंका दी जाती है, ऊपर जो अपने आप आ जाती है, वो इसीलिए आ जाती है क्योंकि वहाँ उस केस में वेट से ज़्यादा है बायंसी। समझ रहे हो? उस केस में वेट से ज़्यादा है बायंसी।
ठीक है, बस आपको एक एक दो चीज़ यही चीज़ें समझनी है, बहुत अच्छे से याद रहे। वेट और बॉयंसी में वेट ज़्यादा है तो चीज़ डूब जाएगी, वेट और बॉयंसी में बॉयंसी ज़्यादा है तो चीज़ ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ सिंक करती है या फ्लोट करती है, ये टोटली डिपेंड करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? ये नहीं, एक्चुअल में आपको समझ में आता है डेंसिटी? समझ में आता है आपको डेंसिटी? हाँ, बोलना भाई, कुछ तो बोलो। हाँ तो बोलो ना, नहीं पता, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? तुम्हें पढ़ाने के लिए तो बैठा हूँ ना मैं, और मुझे नहीं मालूम क्या तुम लोगों को कितना आता है कितना नहीं? चलो। हम्म। 1 2 4 43। एक मिनट, हाँ। ठीक है, अब अगर समझो एक चीज, डेंसिटी। आपसे पता नहीं कभी किसी ने बचपन में कुछ पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन आपसे पूछा होगा कि 1 kg आयरन ज़्यादा होता है या 1 kg कॉटन? 1 kg आयरन ज़्यादा होता है, 1 kg कॉटन, बताओ जल्दी। हाँ, बेवकूफ़ लोग भरे पड़े ना। अरे जब मैं बोल रहा हूँ 1 kg है, 1 kg है, तो अब बताओ कौन भारी है इनमें, पहले तो ये बताओ। दोनों में भारी कौन सा है? अच्छा, आयरन। आयरन है रे। दो भाई, दोनों 1 kg के हैं। सिंस दोनों ही 1 kg के हैं, जब दोनों ही ये सब 1 kg के हैं, तो फिर आप कैसे मालूम आपको? हाँ, जब दोनों ही 1 kg के हैं तो कौन भारी है बताओ? भाई 1 kg तो 1 kg ही होता है ना, इसमें भारी हल्का वाली कहाँ से बात आ गई? है ना? तो जब इसमें 1 kg ही है बात, तो भाई इसमें भारी हल्का की बात ही नहीं है। भाई देखो, इस तरह से एक बाट देखोगे आप, मान लो ये इतना बड़ा पोर्शन एक आयरन का होगा, ये पोर्शन एक आयरन का है, और 1 kg कॉटन ढेर सारा होगा। यही है ना? यही फर्क होगा बस। बोलो। जब आयरन इतना सा 1 kg हो जाएगा, लेकिन 1 kg कॉटन इतना सारा ढेर सारा लगेगा, 1 kg कॉटन। तो अब आप एक चीज समझो जरा, मेरे पास, मेरे को एक चीज समझाओ। मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लो। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये पहले तो ये बताओ दोनों का मास कितना है? तो इसका मतलब कि देखो, मास जो है वो तो सेम है दोनों में। ठीक है, तो डेंसिटी अगर चेंज या कम ज्यादा जो भी होगी, अब उसमें मास का तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मास तो दोनों में सेम है। बच गया वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कोई चीज कितनी जगह लेता है ना? तो जब जरा जल्दी से बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, कॉटन का या आयरन का? कॉटन ढेर सारा वॉल्यूम ले रहा है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू गुड कम होगी। तो डेंसिटी ऑफ कॉटन जो है वो कम होगी व्हेन कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ आयरन। आयरन देखो इतना छोटी सी जगह में आ गया, बस 1 किलो का।
तो डेंसिटी ऑफ कॉटन जो है वो, डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ कॉटन, है ना। तो बस ये जो, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई डेंसिटी कि 1 kg आयरन ज़्यादा होता है या 1 kg कॉटन, तो भाई आपको ये बताना है कि वॉल्यूम में तो ऑफ कोर्स कॉटन ज़्यादा होता है, लेकिन भारी दोनों सेम होते हैं, दोनों का भार सेम है। दोनों को जब आप वेइंग मशीन में रखोगे तो जब ये 1 kg दिखाएगा तो ये भी 1 kg ही दिखाएगा, अलग से नहीं दिखाएगा कुछ और। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई आपको बच्चों की तरह पूछने की कोशिश करे कि भाई इनमें ये कौन सा ज्यादा है, तो आपको आंसर बड़े लोगों की तरह देना है कि भाई आप जो पूछना चाहते हो उसे डेंसिटी कहते हैं, और जो डेंसिटी है वो आयरन की ज्यादा होती है कॉटन से। और उसको बताओ क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये वॉल्यूम कम लेता है, उतने ही मास में वॉल्यूम कम ले रहा है, ये उतने ही मास में ढेर सारा वॉल्यूम ले रहा है, इसलिए डेंसिटी कम है। ये बात समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बताओ। तो कोई भी चीज, एक चीज याद रख लेना, कोई भी चीज या तो डूबेगी या तो फ्लोट करेगी, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। अभी अभी एक एग्जाम्पल लिया गया है, टेक्स्ट बुक में बताया था, उसने ये बताया था कि जो डेंसिटी है, सॉरी, एक शिप है, एक मिनट रुको यार, एक शिप है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आयरन यूज होता है, ठीक है। तो शिप जो बना है इसमें बहुत ही ज्यादा आयरन यूज हुआ है, ठीक है। अब नाउ शिप की जगह आप सिर्फ ये आयरन पकड़ लो, बस आयरन की जो शीट है, इस शिप को बनाने में जितना आयरन यूज हो रहा है उतनी आयरन की जो शीट है वो पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। आयरन की शीट इसने बताया कि डूब जाती है, जबकि जो शिप होता है वो डूबता नहीं है, वो फ्लोट करता है, यही था ना। हाँ, तो बस यही बात है कि मास भले ही सेम होने दो, मास इन इसका और इसका दोनों का सेम होने के बावजूद आपको दिखेगा कि शिप जो है वो फ्लोट कर रहा है और आयरन शीट जो है वो सिंक कर गई, ठीक है, जस्ट बिकॉज दोनों की क्या अलग थी? डेंसिटी। ना डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हम अब आगे बात करेंगे, ठीक है। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to the water must be balanced. अगर आप चाहते हो कोई चीज को पानी में रखना, तो आपको उसका वेट और अपवर्ड थ्रस्ट जो मिल रहा है, इस अपवर्ड थ्रस्ट को क्या कहते हो आप? बॉयंसी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज अंदर बैलेंस रहे, मतलब पानी है, ऐसे पानी यहाँ तक भरा हुआ है और आप चाहते हो ये चीज अंदर रुके, तो ये चीज अंदर तभी रुकेगा जब इसका वेट और बायंसी दोनों मैच करेंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, दोनों बैलेंस कर जाएंगी, ठीक है। बोलते रहो। दिस कैन बी अचीव्ड बाई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो आप क्या करोगे, अपना हाथ से इसको पुश करके रखोगे। This force must at least be equal to the difference between the upward force and the weight of the water. The upward force यही है, बायंसी। बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने जो है पढ़ाई की है, बाकी ने नहीं की है। इट्स वेरी बैड। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force. याद रहे क्या है ये buoyant force? In fact, all objects experience a force of buoyancy when they immersed in a fluid, है ना। तो भाई एक चीज मुझे बताओ, जब आप जो है, हम अभी फिलहाल हमारे चारों ओर क्या है? एयर। एयर एक फ्लूइड है, ठीक है, एयर क्या है? एक फ्लूइड है। तो इसका मतलब हम पे बायंसी लग रही है या नहीं लग रही है, पहले तो ये बताओ। बिकॉज बायंसी कौन लगाता है?
हमारा वेट कितना ही ज़्यादा होने दो, शिप का वेट हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बायंसी उस पे भी लग रही थी। बायंसी हम पे बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल लग रही है, लेकिन वाटर जितनी बायंसी लगा पाता है, एयर उससे उसके मुकाबले एकदम नेग्लिजिबल बायंसी लगाता है। ठीक है, वाटर जो लगाता है बायंसी, वाटर भी लगाता है, फ्लूइड भी लगाता है। ठीक है, लेकिन जितनी वो बायंसी वाटर लगा पाता है, उसके मुकाबले एयर लगभग कुछ भी बायंसी नहीं लगा पाता। तो एक्चुअल में हम पे, याद रखना, आप पे, हम पे, सब पे बायंसी लग रहा है, बट बहुत कम है, बहुत ही बहुत कम। क्लियर है ये बात? पक्की बात? हम्म। चलो, अगर क्लियर है तो आगे पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। वी आर राइट नाउ इमर्स्ड इन अ फ्लूइड कॉल्ड एयर, ऑक्सीजन। ठीक है, सारी गैसेस हमारे आसपास हैं। द मैग्नेट ऑफ दिस बायंसी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। याद रहे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एयर की डेंसिटी बहुत ही कम है, इसलिए पता ही नहीं चलता। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कोई चीज़ फ्लोट करती है, सिंक करती है, मैंने बता दिया है। वैसे मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ देखो, ये दो चीज़ें डाली है इसने। एक कॉर्क डाला है, कॉर्क समझते हैं आप? कॉर्क जो होता है, बॉटल के ऊपर ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, ट्री ट्री का पार्ट होता है ये, तो निकाल के यहाँ लगा देते हैं। द कॉर्क फ्लोट्स वाइल द नेल सिंक। जो कॉर्क है वो तो फ्लोट करता है, लेकिन नेल जो है वो तो डूब गई। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन इट्स वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट्स। डेंसिटी कम है वाटर से, तो फ्लोट कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। The density of iron nail is more than the density of water. This means that upthrust of water on the nail is less than the weight of the nail, so it sinks. ठीक है, तो याद रहे, कोई चीज कैसे डूबती है या फ्लोट होती है, कैसे पता चलेगा भाई? कौन बताएगा? हैं? बोलो। कहाँ गया ये? जब कभी भी ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इन दिस केस द बॉडी विल सिंक। ठीक है, जब कभी भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस वाटर से, तो वो वाटर में डूब जाएगा। लेकिन जब कभी भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाटर की डेंसिटी से कम होगा, तो हमेशा आप देखेंगे कि वो फ्लोट करेगा। पिछले केस में दो चीज़ें थी, एक था कॉर्क और दूसरा था नीडल। जो कॉर्क था, इसकी डेंसिटी जो है कम थी डेंसिटी ऑफ वाटर से, इस वजह से ये फ्लोट कर रहा था। याद रहे, जिस किसी मीडियम में तैरना है या डूबना है, उससे डेंसिटी कम हो तो तैरोगे, डेंसिटी अपनी ज़्यादा है तो डूब जाओगे। तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा थी वाटर के केस में, तो ये सिंक कर गया। क्या ये बात क्लियर है या फिर बताऊं? बोलो भाई। पक्का? हर्षवर्धन को क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
बोल ले भाई इतना। Why is it difficult to hold a school bag having strap made of thin and strong string? कल मैंने इस पे बात कर ली ढेर सारी। कर ली कि नहीं कर ली? ठीक है। एरिया इसका क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा, सो इट मे हर्ट। So what do you mean by buoyancy? Buoyancy is the upthrust force by the fluid against the object, against the weight of the object। ठीक है। अपवर्ड थ्रस्ट जो फ्लूइड लगाता है। Why does an object float or sink when placed on the surface of the water? ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं लगता कि हमने कर रखे हैं? सब कर रखे हैं। बोलो तो ये बताओ, ये बताएगा कौन? बताएगा ये बताएगा सुहेल बताएगा। थर्ड का आंसर। Why does an object float or sink when placed on the surface of water? वेरी गुड। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही आंसर देना है डेंसिटी की फॉर्म में। ओके। अब भाई ये, अब देखो जो मेरे को बताना था ना डेंसिटी डेंसिटी मैंने बता दी। अब ये आप पढ़ लेना पैराग्राफ, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। मैं हाँ जी, मैं आपको एक चीज बता दूं। आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज साहब थे एक, ये थे कहाँ से? ग्रीस से थे। इन साहब ने क्या किया, एक चीज बताई। तो इसको अपना नाम दे दिया आर्किमेडीज प्रिंसिपल। ठीक है। जिसके जिसके भी सिलेबस में ये है, एक चीज याद रख लेना, आर्किमेडीज प्रिंसिपल ऐसे का ऐसा लिखने के लिए ही आएगा। बोल देगा स्टेट आर्किमेडीज प्रिंसिपल, दैट्स इट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपको याद रखना है कि आर्किमेडीज प्रिंसिपल कुछ है, और जो वो कुछ है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, ऐसे कैसे ही। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इसका मतलब क्या है। ये बोलता है व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड। एक बॉडी को एक बॉडी को एक फ्लूइड में या तो पूरी तरह से डुबा दिया जाए, या तो पार्शली डुबोया जाए, या तो पूरी तरह से डुबो दिया जाए। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ये चाहे ये तो पूरी तरह से डुबोया हो या आधा पार्शियली डुबोया हो, चाहे ये पार्शियली हो चाहे वो फुल्ली हो, उसको हमेशा एक अपवर्ड थ्रस्ट महसूस होगा ही होगा, एक अपवर्ड फोर्स महसूस होगा ही होगा। और वो अपवर्ड फोर्स कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब ये क्या बोल दिया इसने यार? है ये क्या बोल रहा है? आपको तो कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। एरिया कहाँ लिखा है भाई? अब सुनो ध्यान से। ये एक कंटेनर है, और इसमें पानी पता है यहाँ तक भरा है, एकदम ऊपर तक, एकदम ऊपर। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी डाल दोगे तो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है। आप एक काम करो, आपके पास एक बॉल है, रबर की बॉल, उसको धीरे से इसमें डाल दो, धीरे से इसके अंदर डाल दो। क्या दिखेगा आपको? क्या होगा इसके बाद? क्या पानी बाहर आएगा? कितना पानी बाहर आएगा? जितना बॉय, देखो यहाँ से पानी उतना आएगा जो कि वेट होगा, जितना वेट होगा बॉल का। आप जितना पानी बाहर गिरा है उसको इकट्ठा कर लेना एक जगह पे, और इसको वेट करना। जब इसमें वेट करोगे तो आप पाओगे कि बॉल का वेट और गिरे हुए पानी का वेट बराबर है।
अब देखना ध्यान से, अब इसको पढ़ो। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना वेट, जितना फ्लूइड ये डिस्प्लेस कर रहा है, उस फ्लूइड का वेट करेंगे तो इस बॉडी के वेट के बराबर आएगा, और जितना वेट होगा उतना ही इसको अपथ्रस्ट भी मिलता रहेगा बॉयंसी के कारण। तो इन शॉर्ट, अगर एक ग्लास फुल ऑफ वाटर आपके पास है और आप इसके अंदर कुछ भी डालते हो, तो आप एक चीज़ हमेशा पाओगे कि जितना भी पानी बाहर गिरा है वो आपकी बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी आपने उसके अंदर डाला है उसके बराबर होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? पक्का ना? नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई फर्दर डिक्रीज इन द एलोंगेशन। ये छोड़ो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन भी आते हैं, बोलता है कि स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके साथ बोला एप्लीकेशन भी बताओ। तो एप्लीकेशन कहाँ है देख लो, यही चीज़ें लिखनी है आपको। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स। अब ये मत बोलना कैसे, भाई वो होता है, वो उसके लिए आपको थोड़ी इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी तब समझ में आएगा। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। लैक्टोमीटर समझते हो आप? लैक्टोमीटर जानते हो क्या होता है? बोलो, लैक्टोमीटर जानते हो? कहीं पे भी आप लैक्टो वर्ड सुनो ना, इसका मतलब होता है मिल्क। तो लैक्टो जब कभी भी आप देखो ना, ये होता है मिल्क। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर देखो, जब आप दूध लेने जाते हो तो एक डर ये रहता है ना कि एक दूध वाला पानी ना मिला दे। अगर दूध वाला पानी मिलाएगा तो आप बताओ डेंसिटी कम होगी या डेंसिटी ज्यादा होगी? हैं भाई बताओ ना जल्दी। चलो ठीक है, छोड़ दो तुम। लैक्टोमीटर जब कभी भी आप यूज करेंगे तो उससे आपको हमेशा प्योरिटी पता चलती है मिल्क की। मिल्क प्योर है या नहीं है, इसमें कुछ मिलावट है या नहीं है। ठीक है, लैक्टोमीटर याद रहे। लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है। विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क। एंड हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है। तो ये काफ़ी जगह यूज हो गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहली बात तो कहाँ, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। दूसरा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, डेंसिटी ऑफ वाटर बताता है या लिक्विड बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो इसको और आंसर करो। बोलो। You find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kg? बोलो। अच्छा, आप लोग आजकल पढ़ नहीं रहे हो, और आप लोग जब पढ़ नहीं रहे हो तो मुझे तुम लोगों के घर पे बात करनी पड़ेगी एक आध बार तो। अब टाइम वेस्ट शायद ज़्यादा हो रहा है। हम्म। पॉइंट फोर्स तो एक्ट वेट पे करती है ना सर, ये सब केजी में लिखा है, यहाँ फोर्स कहाँ है? भाई तुम्हारा जो मास है वो कितना है, 42 kg है वेइंग मशीन पे। अब ये सीधा सीधा पूछ रहा है, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। आपका जो एक्चुअल मास है वो क्या एग्जैक्टली 42 kg है, या कम है, या ज़्यादा है? तो आपका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एयर की बॉयंसी इतना फ़र्क नहीं डालती वैसे, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं इतना फ़र्क नहीं डालेगी, बहुत ही बहुत थोड़ा फ़र्क डालती है। ठीक है। अब लेकिन इसने अब वो बात छेड़ी है तो अब हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है ना।
बहुत कम फर्क आएगा, बहुत कम। यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार, ये अभी अभी हमने बात की थी। ईच इंडिकेटिंग मास ऑफ 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? कौन सा हैवी है? हम्म, यस, कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी आयरन की ज़्यादा हो जाएगी। और ज़्यादा हैवियर कौन है? ये बोलता है इन रियलिटी वन इज़ हैवियर देन द अदर, कोई एक है जो ज़्यादा हैवी है। पहली बात तो दोनों जब 100 किलो के हैं तो 100 किलो के ही हैं, है ना। अब आपको हो सकता है भारी कौन लगे, आयरन भारी लगेगा या कॉटन भारी लगेगा उठाने में, क्योंकि वो ढेर सारा है। हम्म, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उठाने में तकलीफ होगी। तो मतलब जो भी है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना क्वेश्चन आपसे हमेशा डेंसिटी रिलेटेड पूछा जाएगा, ये बच्चों के क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है। और आपको वो जवाब देना है डेंसिटी वाला ही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है सीधे सीधे इस आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर से, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। हमेशा याद रखना आप लोग, जब कभी भी, पहले तो पढ़ते हैं। एज यू नो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास बाई यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, याद रहे, ठीक है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रहा। द डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स द सेम, ठीक है। डेंसिटी लगभग सेम ही रहती है अगर उसकी कंडीशन ना बदली जाए। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, टोटली उसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का डेंसिटी सेम रहती है, ऐसा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19300 kg पर मीटर क्यूब, वाइल दैट ऑफ वाटर इज 1000। ये आपको याद रखना है, कुछ याद हो ना हो, आपको क्या याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, विद यूनिट याद करना है। क्या होती है यूनिट वाटर की, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, बोल भाई मीटर क्यूब क्या है। While that of water is this, the density of the given sample of a substance can help us to determine its purity. कोई चीज़ कितना प्योर है उसकी डेंसिटी से पता चल जाता है। It is often convenient to express density of a substance in comparison with that of a water. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यही होता है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यही होता है, हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विद वाटर। कैसे, अब ये चीज़ कैसे की जाती है, ध्यान से देखो। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। क्या क्या लिखा है ये, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और कोई मेरे को बताएगा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब। वेरी गुड, ये याद रखना आपको, समझ गए। अगर ये देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर की यूनिट क्या होगी, केजी
पर मीटर क्यूब होगा। तो आपको ये डिवाइड करके क्या दिख रहा है, इस रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है, याद रहे। रिलेटिव का मतलब हम में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए कंपैरिजन में क्या कोई यूनिट नहीं लगेगा उसमें। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखो क्या बोलेगा, क्वेश्चन कैसे दे देगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.98। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.98। फाइंड इट्स डेंसिटी। ये है क्या हमारा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है आप सबको। आपको पता चल गया दैट रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यहाँ ऑयल है, डेंसिटी ऑफ ऑयल बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कितना दिया ये रिलेटिव डेंसिटी? 0.98। डेंसिटी ऑफ ऑयल ऐसे ही रहने दो। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, 1000 को उधर लेके जाओ तो ऑयल की डेंसिटी कितना हो गया? क्लियर है? तो ऑयल की डेंसिटी आ गई। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बोलो कोई तकलीफ? ये बोलता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3 यानी 1000। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट? चलो कर देते। कितना दिया था रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी 10.8। तो रिलेटिव डेंसिटी इज जो भी है, देखो डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला लिख दो। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना? 10.8। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सॉरी डेंसिटी ऑफ सिल्वर ऐसे ही रहने दो बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी है कितनी? 1000, 1000। ठीक है, तो सिल्वर की डेंसिटी कितनी आ गई? 10.8 इंटू 1000। कितनी है ये? 10800। और यूनिट के साथ पूछा उसने तो केजी पर मीटर क्यूब बोल दो। ठीक है कि नहीं? तुम इतनी चीज समझ में आ गई तो चैप्टर ही समझ में आ गया भाई, मजे करो अब तो। बस इतना ही है, ये देखो ऐसे निकालता है, जैसे मर्जी निकालो वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये क्वेश्चन जो मैंने तुमको दिए थे, ये किसी कोई है जिससे नहीं हुआ? बताओ मैं कर दूं फिर जल्दी से। एनीवन हु कुडंट डू? हाँ, एनी ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, कौन सा नहीं हुआ बोलो? 15 नहीं हुआ? लक्ष्य हो गया, और हर्षवर्धन, और एक और कौन है? सोहेल, विनीत। 13th हो गया। एक मिनट रुको। बहुत बढ़िया यार, ये क्वेश्चन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट चलो 8th का बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। हम्म, देखो बाकी सब चुप हैं, क्या किया जाए अब? हम्म, बंद करो, बंद करो। ओके, ये बोलता है, अब मैं आपको जो काम दे रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लो। ये दोनों भी कर लो आप। 17 और 18 दिया था क्या मैंने? 17 और 18 नहीं दिया था?
तो अब दे रहा हूँ, कर लो। The volume of this what will be, okay, the volume of the density what will be, okay। ये देखो 19th क्वेश्चन। In what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? Always motion। अभी तेरे को पानी के अंदर कौन सा मोशन दिख रहा है बे, पागल है क्या बिल्कुल ही। In what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? हमेशा अपवर्ड। कहाँ होता है अपवर्ड? buoyant force कहाँ एक्ट करता है? हाँ, अरे कोई क्लास में है? अपवर्ड, या तो अपवर्ड लिखो, या तो अगेंस्ट, ऑलवेज अगेंस्ट द वेट बोलो। ऐसे अपवर्ड जब हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी, यस, क्योंकि ग्रेविटी जहां पर लगती है वही तो वेट होता है भाई। आपकी जो बॉडी ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा रही है वही तो है आपका वेट, है ना। वेट इज अ फोर्स, याद रहे, विच इज इक्वल टू एम इंटू जी। याद रखना इन सबको। 17-18 जल्दी से कर देना आज, ओके। 17-18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता देता हूँ, चलो ये 6th क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये सब बता दूंगा तो फिर हार्डली कुछ बचेगा बताने को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। यही होता है, यही होता है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फोर्स को क्या फर्क पड़ेगा जब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास m की जगह 2m हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई डी स्क्वायर हो गया, जो कि क्या है, नया जो एफ आ जाएगा, एफ डैश जो होगा वो ट्वाइस ऑफ पुराना एफ हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। मास डबल करते ही पुराने वाले का, पुराने वाले से फोर्स डबल हो जाएगी। यही है, हाँ, क्लियर है। ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डबल कर दिया जाए, यहाँ करते हैं, व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड। अब जरा एक चीज समझो, एफ इज इक्वल टू जी जी एम एम बाई डी स्क्वायर। अगर मैं डबल कर दूं, क्या ये डिस्टेंस डबल कर दूंगा, तो जी एम एम बाई ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर करना पड़ेगा। याद रहे, ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, आप पाओगे 1/4 जी एम एम बाई डी स्क्वायर। तो नया फोर्स एफ डैश जो है वो नया क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ, ये पुराना एफ है ना, ये एफ देखो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 1/4 ऑफ एफ आ जाएगा अगर डिस्टेंस डबल किया जाए। अगर ट्रिपल किया जाएगा तो ये 3d² हो जाएगा, और 3d² का मतलब नीचे क्या आएगा, 1/9 टाइम्स एफ हो जाएगा वो, सॉरी एफ। नहीं समझे सोहेल? समझ में आया कि नहीं? पक्का? अगर तुझे समझ में आया तो चल तू आखिरी वाला बता। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। आर डबल्ड का मतलब है दोनों को, masses of both object are doubled। बोलो। नहीं, पहले सुहेल बोलेगा। बोल भाई सुहेल। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बोल भाई लक्ष्य। यस,
देखो ध्यान से, ये हो जाएगा F, ये क्या है G इंटू, दोनों मास को डबल कर दो, बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा, G m m/d²। ये क्या है, फोर्स है ना। तो इट इज़ 4 टाइम्स फोर्स। पुराना वाला फोर्स F था, तो अब ये 4 टाइम्स हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, और एग्जाम में जब भी आ जाएगा बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अब परेशान होंगे तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि आपको आता होगा। ठीक है। हम्म, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है। Gravitational force act on all the object in proportional to their masses. Why then heavy object does not fall faster than a lighter object? Good question. ये देखो, ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर masses. Why then a heavy object does not fall faster than light object? हाँ, याद रहे, याद रहे हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई चीज धरती पर गिरती है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो ओनली थिंग मैटर्स इज एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब वो किस जी से गिर रहा है इसी पे डिपेंड करता है। और जी किस पे डिपेंड करता है, आपके पास 3-4 फॉर्मूले हैं। आपके पास 3-4 क्या क्या फॉर्मूले हैं, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ तो जी है ही नहीं, यहाँ इसकी बात करना बेकार है। यहाँ जी है, वैसे एक ही फॉर्म में है। आपने ये जानता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ए की जगह जी लगा लो। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह जी लगा रहा हूँ, चलो यही है। आप ये आपने यही सब देखा है। अब एक चीज देखो, यहाँ कहीं भी मास यूज होता है क्या, कहीं भी मास यूज नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, मास चाहे कुछ भी हो, मास चाहे कुछ भी हो, ठीक है। 1 किलो का आयरन ले लो, ठीक है, या 250 ग्राम का आयरन ले लो। आइडियली हमेशा देखना, जो आयरन गिरेगा वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला आयरन तेज गिरेगा और ये वाला धीरे गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंफ्यूज कर रहा है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg मास, व्हाटएवर इट इज, देख लो आप। मैंने एक्चुअली आपको ये काम दिया भी था, ऐसा एक काम, पता नहीं किसने किया, किसी ने बताया नहीं मेरे को। अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, आप अपना मास और अपने घर में किसी का मास लेके ये निकाल के दिखाओ फोर्स। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स अर्थ, वाई? तो ये सब आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून में किसका ज़्यादा है। एक दूसरे के, जब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, अर्थ मून को पुल करके रखी है और मून ने अर्थ को पुल करके रखा हुआ है, तो फोर्स ज़्यादा कौन लगा लगा पा रहा है, किसका फोर्स दिखेगा आपको? आपको हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट का फोर्स ही दिखाई देगा, बस। ये बात हमने पहले कर रखा है, किया है ना। तो अर्थ का फोर्स ही दिखाई देगा, अर्थ का फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा मून से, है ना। इसीलिए देखा होगा कि अर्थ के चारों ओर मून घूमता है, मून अर्थ के चारों ओर नहीं घूमती। सॉरी, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, अर्थ मून के चारों ओर नहीं। ठीक है। मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? यार ये क्वेश्चन अभी अभी बता दिया मैंने। मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं खींचता?
कौन बताएगा? हम्म, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है? अरे यार, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल कैसे हुआ? अजीब बात कर रहा है तू भी। अरे वो जी निकाला था उसने, फोर्स थोड़ी ना निकाली थी। फोर्स तो अलग अलग आएगी दोनों की। फोर्स तो अर्थ का ज्यादा होगा मून वाले से। भाई जो फोर्स अर्थ लगा रही है वो ज्यादा होगी मून से। जो उसने निकाला है न्यूटन ने, वो जी निकाला था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था। हाँ, ये नहीं बदलता, ये सेम रहता है। ढंग से कर लो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 100% एग्जाम में आएगा। अब इससे ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से नहीं बता सकता कि एग्जाम में आएगा, पढ़ लो। ओके, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into ball? तो अगर एक पेपर लो, अपनी कॉपी से निकाला आपने, और उस पेपर को बिना छेड़े उसको ऐसे का ऐसे ही गिर दो, ऐसा सिंपल प्लेन पेपर ऐसा, है ना? और सेम उसी कॉपी से अगला पेज भी एक और फाड़ के आप उसको बना लो, एकदम क्रम्बल कर लो, तो इस तरह से वो इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखोगे ये और ये दोनों में पहले कौन गिरेगा? दोनों को नीचे फेंका जाए तो क्रम्बल्ड पेपर पहले गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। जबकि एक्चुअल में आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे गिरी जाती है तो उसका मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ना तो ये तो एक्चुअल देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें सेम टाइम पे गिरनी चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेंसिटी। इट हैज टू डू ओनली वन थिंग, that is friction. It has to do only with the one thing, that is friction. Why? Because it offers very less surface area for the friction, and it offers very large surface area when compared to this thing for the friction. The only thing which will make this paper fall slower is friction in the air. If somehow you can remove friction from the air, you will find both of these will fall at very same time. ठीक है? If suppose I take iron ball instead of this, what ball? आयरन बॉल, इसकी जगह मैं एक आयरन बॉल अगर ले भी लूं और हवा में से सारा का सारा फ्रिक्शन निकाल दूं, तो आप पाओगे ये और ये बिल्कुल बराबर टाइम पे नीचे गिरेंगे। जो इन दोनों को समय पे नहीं गिरने देगा वो है इस पेपर का फ्रिक्शन। इस पेपर पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा एक्ट करेगा, इसलिए ये लहराता हुआ धीरे धीरे नीचे आएगा। समझ गए? तो सबसे पहली बात तो एक चीज समझ जाओ कि कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसका मास से कोई लेना देना नहीं। भारी चीज फेंको, हल्की चीज फेंको, वो बराबर नीचे आके गिरेगा करेक्ट टाइम पे। ठीक है? 10 kg आयरन ले लो या 500 ग्राम आयरन ले लो, दोनों बराबर टाइम पे नीचे गिरेंगे, क्योंकि जी का, स्मॉल जी का एम मास से कोई लेना देना है ही नहीं फिलहाल। ठीक है? तो बस करें आज।